नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हरी फलियों के उत्पादन हेतु मटर की वैज्ञानिक विधि से बुवाई। जैविक खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। मौसमी सब्जियों में बात करें हरी मटर की, तो इससे बने व्यंजनों का स्वाद लाजवाब होता है। इसीलिए इसकी बाजार में मांग भी अधिक रहती है और आप भी इसकी खेती करके कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अधिक पैदावार के लिए आपको मटर की उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई करनी होगी, जिसके बारे में तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाली के विषय विशेषज्ञ चंदन कुमार। दलहनी सब्जियों के बारे में बात करें तो सब्जी वाली मटर पहले नंबर पर आती है। अगर इस मौसम में किसान मटर की खेती करे तो इसकी खेती से किसानों को काफी मुनाफा मिलता है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि मटर की खेती करने के लिए बहुत ही कम लागत लगानी होती है और दूसरा यह कि मटर की खेती अन्य सब्जी की खेती के मुकाबले कम समय में तैयार होने वाली फसल है। आज हम लोग सब्जी मटर, जो मटर हमारे प्रदेश की मुख्य फसल है कि रबी फसल है, रबी सब्जी फसल है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो फसल की बुआई का समय है उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे राजस्थान की कंडीशन में अगेती किस्म की बुआई करें ताकि वो अधिक से अधिक किसान मुनाफा ले और अधिक से अधिक पैदावार ले सके और मध्य नवंबर तक अगेती किस्म की बुआई करें। इसके अलावा फिर उसके बाद मध्य किस्म की पौधे का बुआई कर सकते हैं, फिर लास्ट में पछेती जो किस्म है उसकी बुआई कर सके। एक तो भारतवर्ष में मुख्य अगेती फसल है जो मटर है, उसमें आपको अर्केल हो गया, जवाहर मटर होता है और पंत मटर है। ये मुख्य फसल जो हमारे सरकारी विभागों के हिसाब से ये काफ़ी प्रमाणित और अच्छी किस्म है। इसके अलावा आपको प्राइवेट में भी काफ़ी किस्म है बाजार में उपलब्ध हैं। मटर की खेती के लिए अगेती किस्मों में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है, तो वही मध्यम और पछेती किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। बीज हमेशा प्रमाणित और उपचारित होना चाहिए। बुआई करने के पहले आप जो खेत तैयार करें उसमें आप सब्जी मटर की खेती में 20 टन सड़ी गोबर की खाद, 55 किलोग्राम यूरिया, 310 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का ज्यादा इस्तेमाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण और गांठों के निर्माण में बाधा पहुंचाता है। सबसे जरूरी ध्यान देने की बात है कि आपकी बीज उपचार करें। बीज उपचार के लिए आप तो 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आपको बेबेस्टिन, थायरम ये सब का उपयोग करके अधिक से इसको उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा आप पे जो भी किस्म लेते हैं वो प्रमाणित होनी चाहिए और अच्छी किस्म का हो और ताकि वो आपको अच्छी से अच्छा उत्पादन दे सके। जो बुआई करते हैं उसमें 25 से 40 गैप होनी चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में, ताकि अच्छी से अच्छी गुड़ाई हो सके और उसमें अधिक से अधिक फैलावार हो सके, अधिक से अधिक फलियां बन सकें, ताकि वो पौधे अच्छे स्वस्थ और अच्छे ग्रोथ कर सके। इसके अलावा जो आप सिंचाई करते हैं, सिंचाई भी आप हमेशा 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करें और ध्यान रखें कि जो अंकुरन हो उस टाइम काफ़ी ध्यान रखने की बात है कि उस टाइम ज़्यादा पौधे का घना न हो। खरपतवार जो शुरुआती स्टेज में है उसमें मारा जा सके। मटर की फसल के प्रमुख खरपतवार बथुआ, गजरी, चटरी मटरी, सैजी, अंकारी है। इन सब खरपतवारों को निराई गुड़ाई करके फसल से बाहर निकाल देना। फसल बोने के 30-40 दिन तक फसल को खरपतवारों से बचाना जरूरी है। आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निराई करें। मटर के अधिक उत्पादन के लिए पहले सिंचाई फूल निकलते समय एवं दूसरी फलियों में दाना पड़ते समय करें। मटर को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों में तनाछेदक, रोएदार गिडार तथा एफिड भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तनाछेदक के नियंत्रण के लिए क्लोरपायरिफास 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें या बुआई के पहले 30 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान भूमि में दे।
पत्ती खाने वाले गिडार की रोकथाम के लिए 1.25 लीटर उगार एवं फली छेदक सुंडी के लिए 2 किलोग्राम कार्बारिल को 1000 लीटर पानी में अलग अलग घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। एफिड एवं लीफ माइनर के लिए फास्फोमिडान 1 लीटर दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। फलियों की तुड़ाई छिड़काव के 15 दिन बाद करनी चाहिए। जो बुआई करते हैं उसके 45 से 50 दिन के बाद आप पहली तुराई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो अंतिम तुराई करीब 60 से 70-90 दिन तक तुड़ाई कर सकते हैं। उन्नतशील विधि से खेती करने पर 80 से 100 क्विंटल हरी फलिया का उत्पादन प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने जैविक खेती करने की तकनीकियों के बारे में जाना। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं जैविक खेती के लिए प्रमाणीकरण और इसके महत्व के बारे में। तो आइए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ML केवट से। हमारी पीढ़ी रोग रहित रहे, निरोग रहे, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, इसलिए जैविक खेती करना आवश्यक है। हमें ऐसी फसल और प्रजाति का चयन करना है जिसकी मार्केट रेट ज्यादा हो। जैविक खेती के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं या कृषि उद्यम जैसे फसल उत्पादन, डेयरी, सजावटी फसलें, उद्यानिकी व मसाले वर्ग, मत्स्य पालन में छोटी मछली, मधुमक्खी पालन, हाईटेक अर्थात उन्नत तकनीकी कृषि और इसके अतिरिक्त रेशा वर्गीय फसलें जैसे कपास, दाल, तिलहनी, खाद्यान्न, सब्जी, फल, हर्बल उत्पाद और साथ में पशुधन जैसे सूकर, भेड़ बकरी, मुर्गी पालन और अन्य पक्षी जैसे बटेर, बत्तख, गिनी फाउल इत्यादि सारे जैविक उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। न केवल रोजमर्रा में प्रयोग किए जाने वाले उत्पाद बल्कि उत्पादन कार्य में लगने वाले निवेश के साथ साथ दुधारू पशु तथा मत्स्य का आहार भी जैविक होना चाहिए। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप निश्चित या सीमित उत्पाद का ही उत्पादन करें, बल्कि आपके उत्पाद हेतु क्षेत्र विशेष की स्थिति, बाजार की मांग एवं उपलब्ध निर्मित संसाधन इत्यादि बातों पर निर्भर करती है। आप कोई भी एक उत्पाद क्रियाविधि या समायोजित उत्पादन या क्रियाविधि को अपनाकर अपनी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। खेत का तैयारी और बोनी प्रबंधन में जैविक और रासायनिक में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बीज उपचार में अंतर है। इसमें हम कहते हैं कि बेबिस्टिन से करो, लेकिन इसमें नहीं। इसमें आपको ट्राइकोडर्मा या विरिडी जो आता है या आपको सूडोमोनास या जे नहीं है तो आपको गौमूत्र से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। 10 ml ले लीजिए, 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है, उससे बीज उपचार कर लें। आया कि पोषक प्रबंधन का हमने कहा था कि जितने भी पृथ्वी पे पौधे होते हैं उनको 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और आपकी जो कार्बनिक खादें हैं, जैविक खादें हैं, जैसे केचुआ खाद हुआ, आपकी जो गोबर की खाद हुआ, कंपोस्ट खाद हुआ, नाडेप खाद हुआ, हरी खाद हुआ, इसमें पूरे 17 के 17 तत्व विद्यमान रहते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन एक कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी चीजें जैविक जो पदार्थ हैं उनका भी बीच बीच में उपयोग करना पड़ेगा ताकि जो पोषक तत्वों की मांग है फसली पौधों को उसकी पूर्ति हो सके। जैविक खेती करने से जब कार्बनिक पदार्थ जो बढ़ते हैं भूमि में, उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ 4 पानी लगते थे तो आपको 2 ही पानी लगते हैं। तो आप 10 लीटर गौमूत्र को 200 लीटर में मिला दीजिए और 1 हेक्टेयर में छिड़क दीजिए, तो आप देखेंगे
जो कीट और व्याधि की समस्या ना के बराबर हो जाती। आप अपना जैविक जो खेती कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन करा के प्रमाणीकरण कराएंगे। स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, तो जो उत्पाद 3 साल बाद मिलेगा उसमें आपको एक पहचान पत्र लोगो मिल जाता है। तो आप अपने सामान में या बोरी में वो लोगो लगा के लिखता है कि इंडिया ऑर्गेनिक, इंडिया जैविक का लोगो आप लगा के देश विदेश में कहीं भी बेच सकते हैं और ज्यादा दाम करा सकते हैं, जिसे हम अभी जैविक खेती के नाम से जानते हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे किसानों के लिए ये सुनहरा अवसर है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय परियोजना जैविक उत्पादन 2001 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना जैविक उत्पाद राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की गई। आइए अब जानते हैं जैविक खेती कौन कर सकता है। जैविक उत्पादन या खेती कोई भी किसान या किसानों का समूह, संस्था या कंपनी या एनजीओ, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा विक्रेता या सरकारी संस्था कर सकती है। जो भी अनुशंसित जैविक खेती की तकनीक है उसके अंतर्गत भूमि की तैयारी से लेकर उर्वरता प्रबंधन, बीज एवं पौध चयन, बीजोपचार, कीट रोग, खरपतवार प्रबंधन, कटाई, गहाई के उपरांत प्रबंधन सही प्रकार से अनुपालन करने हैं, जिससे कि भारतीय जैविक उत्पाद को बढ़ाया जा सके। अभी सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है कि उसका खर्च आता है 1500 रुपया प्लस 100 रुपया, मतलब 100 रुपया 1 हेक्टर का, 2.5 एकड़ का लगता है, 1500 तो लगेगा और हर हेक्टर में 100 रुपया, लेकिन उसकी व्यवस्था अभी शायद सरकार कर रही है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। क्योंकि इस समय मिर्च की फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जिनका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो मिर्च की फसल से बहुत कम उपज ही मिल पाएगी। मिर्च की फसल काफ़ी लंबी चलती है और इस फसल को लेने के लिए बहुत अच्छी इनकम भी आ जाती है। ये मिर्च जब लगाई तो सबसे पहले हमने इसको 1-1 मीटर की दूरी पे ड्रिप का इसको लगाया, तो हमारे को बहुत कम पानी में फसल मिल रही है। साथ ही जो है आप देख रहे हैं कि ये 60 दिन के बाद में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था। मंडी में एवरेज 40 किलो मिर्ची हमारी 60 दिन के बाद में चल रही है और ये लगभग 3 महीने तक चलती रहेंगी। आप जैसा देख रहे हैं कि मिर्च बहुत बढ़िया हैं और उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसमें 7 से 8 दिन पे हल्का स्प्रे, जिसमें कीटनाशक भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसके फ्लावरिंग के लिए और इसके रोगों के बचाव के लिए 7 से 8 दिन पे हम एक स्प्रे कर लेते हैं और लगातार पानी इसमें हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन हम देते रहते हैं। जब मिर्च का सबसे बढ़िया वैरायटी अगर आपको मिल जाए और इसका अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए तो 1 बीघा में मिर्च 60 से 70 हज़ार रुपये तक की कीमत की आ जाती है और 1 बीघा का एरिया लगभग माने तो 1000 स्क्वायर मीटर। तो किसान भाइयों, मिर्च की फसल में लगने वाले कीट और रोगों को कैसे पहचानें और इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के डॉक्टर दिलीप कुमार। आज अपन बात करेंगे मिर्च के बारे में, मिर्च का प्रबंधन कैसे किया जाए। अभी जैसे किसान भाइयों ने जो बारिश के टाइम पे जो मिर्च लगा रखी है वो करीब 1.5 से 2 महीने की पुरानी हो चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से जो कीड़े लग रहे हैं उसमें अपने सफ़ेद मक्खी है और थ्रिप्स है, मकड़ी है और सूत्रकृमि लगे होते हैं इसमें। किसान भाइयों, आज के समय में मिर्च की फसल भी कीट एवं रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं रही है और इस समय मिर्च की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है जो फसल को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि किसान मिर्च की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों को पहचाने कैसे। इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं। आप ये ध्यान रखें, जिसमें पत्ते जो है मिर्च के वो अगर ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो वो सफ़ेद मक्खी के कारण है
और अगर पत्ते नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं तो मकड़ी उसके नीचे पत्तों के नीचे जाला बनाती है, जिससे वो पत्तों को घुमा लेती है वो मकड़ी। तो दोनों कंडीशन को देखते हुए किसान भाई, अगर आपके मकड़ी है तो मकड़ी के लिए इलाज करें, मकड़ी को मारने के लिए। अगर आपके पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं और बिल्कुल छोटे पत्ते रह रहे हैं और घूम रहे हैं तो आप सफ़ेद मक्खी के लिए इलाज करें। मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की समय रहते किसान अपने स्तर पर नियंत्रण किस तरह करें और कीटों के प्रकोप से बचाव के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। जो भी सकिंग पेस्ट जो है चूसने वाले कीड़ों को मारने की दवाई काम आती है, उसमें आप थायोमेथोएग्जाम है या और भी चीज़ें हैं वो काम में ले सकते हैं। मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों की सही पहचान कैसे करें और समय रहते इसकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करें, इसके अलावा रोग से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। एक होता है आर्द्र गलन रोग होता है इसके अंदर, जो अभी तो नहीं होता है, जब आपने बीज लगाया और जब नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं उस टाइम फैलता है। उसके लिए किसान भाइयों ये कि जो भी जिसके अंदर आपके कॉपर बेस्ड जो भी फंजीसाइड है आपका, जिसमें कॉपर है, उस दवाई का स्प्रे करें और नर्सरी के अंदर या तो पानी से पिला देवे उसको या उसका स्प्रे कर देवे, तो ये आर्द्र गलन रोग धीरे धीरे कम हो जाता है उसके अंदर और वो आएगा नहीं। सीड ट्रीटमेंट करके भी आप इसका काम में ले सकते हैं आराम से, तो ये धीरे धीरे आएगा। और जल भराव जहाँ जहाँ होगा वहाँ प्रॉब्लम आएगी। जैसे जल भराव होने से आपके जो मिर्च है उसके अंदर तना गलन भी आ जाएगा। जो भी ज़मीन से जो जुड़ता हुआ भाग है वो तना धीरे धीरे गल जाता है वहाँ से, जिसके लिए आप जो भी फंजीसाइड है, मेटालैक्सिल है, ये कार्बेंडिजम दवाई है, इनका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल मिला के इसका स्प्रे करें आराम से, जिससे ये कंट्रोल में आ जाएंगे। और जो भी जानकार है उससे सलाह लेते हुए ये कार्रवाई करेंगे तो बहुत बढ़िया आपको आर्थिक फायदा होगा इस चीज़ से। धन्यवाद। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि सलाह केंद्र कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर द्वारा भेजे गए मौसम के पूर्व अनुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। मूंगफली की फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई दे रहा है। दीमक के नियंत्रण हेतु क्यूनाल्फास 25 EC की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ देवें, अथवा दवा की इतनी ही मात्रा 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर पौधों की कतारों में भूरक दें। उसके बाद सिंचाई करें। पूसा केसर देसी गाजर की उन्नत किस्म है। गाजर की बुआई हेतु अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देवें। गोबर की खाद के अलावा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देवें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय प्रयोग करें। शेष नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के 45 दिन बाद खड़ी फसल में छिटक कर देवें। गाजर की बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 सेंटीमीटर रखें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन व मोज़ेक रोग की रोकथाम हेतु रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देवें तथा रोग के प्रसार को रोकने के लिए डायमेथोएट 30 EC या मिथाइल ओडिमेटान 25 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। मूली की उन्नत किस्में जापानीज व्हाइट एवं हिल क्वीन की बुआई करने का यह उचित समय है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कौराड़ा, जिला जालोर के राजीव प्रताप ने। आपने बकरियों में होने वाली थनैला बीमारी से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं और वो विषय है बकरियों में होने वाले थनैला रोग। तो किसान भाइयों, थनैला रोग नाम से आप सभी वाकिफ होंगे।
परिचित होंगे। ये पशुओं में होने वाला अत्यंत ही संक्रामक रोग है। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। ये रोग विषाणु और फफूंदी द्वारा होता है। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये रोग पशुओं को कैसे होता है और इसे आप कैसे पहचानेंगे। ये बीमारी जो है पशुओं में जीवाणुओं के द्वारा मुख्यतः होती है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस और स्टाफाइलोकोकस नाम की प्रजाति के जीवाणु मुख्य तौर पे होते हैं। इसके अलावा कुछ विषाणु भी इसमें और कुछ फंगस भी जो है थनैला रोग में शामिल होते हैं। उसमें से एक कारण जो है कि अगर दूध दूहने वाले व्यक्ति का हाथ अगर गंदा है तो ये थनैला रोग का जीवाणु जो है एक पशु से दूसरे पशु में दूध दूहने वाले व्यक्ति के गंदे हाथ के द्वारा जो है वो स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके अलावा गलत तरीके से दूध का दूहना, जिसमें अंगूठा लगाकर दूध दूहना शामिल है। दूध दूहने के बाद अगर पशु अचानक से नीचे बैठ जाती है मिट्टी के संपर्क में, चूँकि उस समय पशु का बाट जो है वो खुला होता है, गीला होता है, जिससे जीवाणु जो है मिट्टी से पशु के थन में प्रवेश कर जाते हैं। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में एक बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। दूध दोहने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इतना करने के बावजूद यदि पशु में ये रोग आ जाए तो इसका इलाज आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। और उपचार में जो है सर्वप्रथम तो आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में उपचार कराना पड़ेगा, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स की दवाएं, साथ ही साथ दर्द निवारक और बुखार निवारक दवाएं जो हैं पशु के शरीर के भार के अनुपात में दिया जाता है, जो कि आप पशु चिकित्सक की देखरेख में अपने पशुओं को दिलवाएंगे। तो किसान भाइयों, थोड़ी बहुत जो आप अगर बातें को ध्यान में रखेंगे तो अपनी बकरियों को थनैला रोग से बचा के रख सकेंगे और अपने पशु से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जौ की उन्नत किस्में और बुवाई पर तकनीकी सलाह। सब्जियों की स्वस्थ पौध तैयार करने की उन्नत तकनीक। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।